बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो मोस्टली फोकस था वो था पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और उससे रेलिवेंट हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर लिए थे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने देखे, एमसीक्यूज में जो कुछ असाइनमेंट्स के तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन मिल गए। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन, और वो हमारे पास कौन सी थी? इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ straight line equation. The last form is intercepts form of straight line equation. Intercepts form of straight line equation. अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास होती है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1। x से मुराद वही आप लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y से मुराद डिपेंडेंट वेरिएबल, यहां पर a से मुराद। अब जैसे अगर आप लोग देखें ना, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हम लोग लिखा करते थे ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो यहां पर देखें, बात जरा गौर से सुनिएगा, यहां पर x का कोफिशिएंट a कहलाएगा। मैं x के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू यूज कर रहे हैं वो कहलाएगा x का कोफिशिएंट, उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। y का कोफिशिएंट इज नोन एज b। लेकिन यहां पर जब आते हैं ना, तो ये x का कोफिशिएंट नहीं है डिवाइडेड बाय a। इसी तरह ये y का कोफिशिएंट नहीं है जो हम लोग डिवाइडेड बाय b कर रहे हैं। यहां पर a से मुराद है x इंटरसेप्ट, और b से मुराद है y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट, मतलब x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट प्लस y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये उस टाइम पर हम लोग यूज करेंगे जब क्वेश्चंस में दोनों इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज गिवन हो। क्या कहा मैंने? उस टाइम पर यूज करेंगे जब क्वेश्चंस में दोनों इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज गिवन हो। अब यहां पर देखें तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन वो हमारे पास थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वहां पर सिर्फ y इंटरसेप्ट गिवन था, उसके साथ स्लोप की वैल्यू थी। हम इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं यूज कर सकते, हम लोग चले गए थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। फिर हम लोग दूसरी फॉर्म में आए, वहां पे हमने कहा पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि अगर आपके पास स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट के अलावा कोई भी दूसरा पॉइंट हो तो सेकंड फॉर्म हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास दोनों इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज गिवन हो, तब आप लोगों ने जाके इक्वेशन बनानी हो तो यूज करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या आपको ये बात समझ आई? अच्छा, अब देखिए इससे आपके पास क्वेश्चन क्या होगा, क्या आपसे कह देगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन having x intercept of of 3 and y intercept of of 9। अब आपको दोनों इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज दे दी और आपसे कहते हैं आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है। जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा कि दोनों इंटरसेप्ट्स गिवन है, तो आप लोग कौन सी फॉर्म को प्रेफर करोगे?
अच्छा, अब जाके सिंपली हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर देनी है। कैसे वैल्यूज पुट करेंगे बताएं जरा। x ओवर 3, शाबाश, प्लस y ओवर इज इक्वल टू, अब जाकर सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना है हम लोगों ने। अब वैसे ही स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन चुकी है, लेकिन हमसे कहा जाता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बना कर दो, या हमसे कहा जाता है कि भाई आपने स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनानी है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हो। जो इक्वेशन आपने बनाकर हमें देनी है वो बेसिकली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होनी चाहिए। तो अब ना हमने जस्ट इसको कन्वर्ट करना होता है, इसकी रीअरेंजमेंट है। अब अगर यहां पर भी आप लोग देखें तो डिनोमिनेटर्स आ गए। जब आपके पास एक ही डिनोमिनेटर हो, मतलब एक ही फ्रैक्शन यूज कर रहे थे, जैसे आप लोग स्लोप की वैल्यू में, तो मैंने आपसे कहा था उसके डिनोमिनेटर के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसके लिए आप लोगों ने पूरे इस डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड करने हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, वो फाइंड किए जाएंगे। अब वो कैसे आएंगे, देखिए भाई, अगर दोनों डिनोमिनेटर सेम सेम हो, सपोज कि यहां पर भी 5 है, ये वैसे एलसीएम फाइंड करने का मेथड बता रहा हूं। अगर दोनों सेम सेम हो तो इनका जो एलसीएम आएगा वो सेम यही कांस्टेंट नंबर, ये बात समझ आ गई। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जब डिफरेंट होंगे तो ऐसा हो सकता है कि जैसे सी बाय, मैं इसी को लेके चलता हूं 3, ये प्लस माइनस कुछ भी शायद मौजूद हो, जो अभी हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है। और दूसरी फ्रैक्शन आ जाए सी बाय, जैसे यहां पे आ रही है 9। अब देखिए, अब दोनों सेम सेम तो नहीं है, तो आपने देखना है ग्रेटर डिनोमिनेटर को, आपने देखना है ग्रेटर डिनोमिनेटर को, और फिर ग्रेटर डिनोमिनेटर से पूछते हैं कि क्या वो स्मॉलर वाले का मल्टीपल है, और अगर आंसर मिले यस, तो जो ग्रेटर वाला है वही एलसीएम है। ओके, मेरी बात समझ आई कि अगर सेम सेम हो तो वही एलसीएम है, डिफरेंट डिफरेंट हो तो ग्रेटर वाली वैल्यू आप लोगों ने पिक करनी है। ग्रेटर वाले से पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप लोग स्मॉलर वाले के मल्टीपल हो या उसके डिविजिबल हो, तो आंसर मिला यस, तो फिर ग्रेटर वैल्यू हुई आपके पास एलसीएम बन जाएगी। ये बात क्लियर। लेकिन अगर मल्टीपल ना हुआ, मतलब कि अगर मेरे पास यूं आ गई वैल्यू 3, यहां पर वैल्यू आ गई 5, अच्छा किसको पिक करना है एलसीएम के लिए, ग्रेटर वाले को, 5 को। उससे पूछा कि भाई क्या स्मॉलर वाले के आप लोग मल्टीपल हो, उसने कहा नहीं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा, उसका एलसीएम बन जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ रहा है, तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। तो 15 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा देना। ये एलसीएम फाइंड, वैसे आप लोगों ने डिफरेंट मेथड्स देखे होंगे एलसीएम फाइंड करने के, लेकिन हमारे यहाँ जो यूज होते हैं वो आपने ऐसे ही करना है। ओके हो गया। देखो, तीन ही सिचुएशन हो सकती हैं, कौन कौन सी, सेम हो तो एलसीएम सेम हो जाएगा, क्लियर। अगर ये मेरे पास डिफरेंट हो, ग्रेटर वाले को पिक करेंगे, और अगर वो स्मॉलर वाले का मल्टीपल है तो फिर तो ग्रेटर वाला ही एलसीएम है, और अगर वो स्मॉलर वाले का मल्टीपल नहीं है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के रख दो, वो उसका एलसीएम बन जाएगा। बात क्लियर हो गई, किसी को डाउट, गुड, शाबाश। अच्छा, तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, 9 आएगा। तो जो एलसीएम आता है ना, पूरी इक्वेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो जैसे ही इसको हम लोग देखो, इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 9। अच्छा, ये नहीं कि लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड को, बेसिकली तमाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आप लोगों ने मल्टीप्लाइड बाय 9 करना है। तो इसको भी मल्टीप्लाइड बाय 9 करेंगे, और ये भी मल्टीप्लाइड बाय 9 हो जाएगा। ऑलराइट। अच्छा, अब देखिए, अब इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे ही सिंप्लीफाई किया, ये आंसर क्या आएगा, प्लस इज इक्वल टू, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया आंसर, एम आई राइट। क्या आपने फ्रैक्शंस को खत्म करना है अपने क्वेश्चन में से, सॉल्यूशन में से आपने फ्रैक्शन को खत्म करना है, क्या मैंने फ्रैक्शन को खत्म कर नहीं दिया। अच्छा, आंसर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है।
लेकिन ये अब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए हैं। मुझसे क्या कहा गया था कि आंसर कौन सी फॉर्म में देना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये लो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जाकर आंसर करते हैं, तो आंसर क्या बनेगा, y इज इक्वल टू -3x प्लस 9। अच्छा आपको पता है कि जब हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में होते हैं तो हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है स्लोप की, तो इसके मुताबिक हमारे इस इक्वेशन का स्लोप क्या है, और क्या 9 ऊपर गिवन नहीं था, ये लें। ऑलराइट, तो 9 क्या क्वेश्चन में पहले से गिवन नहीं था कि आपके क्वेश्चन में जो इक्वेशन बनाने जा रहे हो उसका वाई इंटरसेप्ट क्या होगा 9, तो देखो यहाँ पे 9 ही मौजूद है। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 9। अच्छा अब देखें, अच्छा एक और एग्जांपल इसी तरह, फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line having x इंटरसेप्ट ऑफ, अच्छा आप लोग बताएं भाई कोई वैल्यू, x इंटरसेप्ट ऑफ, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -13 एंड y इंटरसेप्ट ऑफ, क्या बात है आपकी, चलो जल्दी से सॉल्व करो। क्वेश्चन आपने लिखवाया तो सॉल्व तो आप ही करोगे ना। हाँ जल्दी से सॉल्व करो, शाबाश। अच्छा भाई आप लोगों ने बड़ी बेहतरीन मेहनत की, आप लोग रिजल्ट्स तक भी पहुंच गए। अब आपके काम को करते हैं थोड़ा सा आसान, क्या भाई आपको किसी किस्म का कोई एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई इंटरसेप्ट फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो ना तो बहुत से बच्चे तो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन काफी सारों से नहीं भी होता, फिर यह कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो हम लोग इन चीजों से बच लेते हैं। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखो भाई क्वेश्चन में वाई इंटरसेप्ट तो गिवन है ना, एम आई राइट, स्लो फाइंड कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, स्लो फाइंड कर लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट हमारे पास गिवन है। अब अगर आपके पास इंटरसेप्ट की वैल्यूज गिवन हो और आपने स्लो फाइंड करना हो, देखो इससे पहले भी मैंने आपको स्लो फाइंड करने के कुछ फार्मूलाज बताए। पहला फार्मूला कि अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर इक्वेशन गिवन हो तो दो मेथड्स हैं स्लोप फाइंड करने के। पहला कि अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो स्लोप बन जाएगा। फिर दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने जब स्लोप फाइंड करना हो तो स्लोप फाइंड करने के लिए m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट कर लिया करो। क्या आपको याद आ गए, लेकिन अगर आपके पास इंटरसेप्ट्स मौजूद हों तो आप लोगों ने जब स्लोप की वैल्यू को फाइंड करना हो तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आएगी m इज इक्वल टू माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट, माइनस वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय एक्स इंटरसेप्ट। अब देखो जब हमारे पास पॉइंट होते थे तो फार्मूला जब यूज करते थे हम लोग कहते थे ना चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, तो वाई न्यूमरेटर में रहता था और एक्स, तो यहां पर भी जब इंटरसेप्ट हो तो बिल्कुल वैसा ही कि वाई को न्यूमरेटर में रखना है और एक्स को डिनोमिनेटर में लेकर आ जाना, लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ। तो अब देखो बड़ी आसानी से हमें स्लोप की वैल्यू का पता चल गया, एंड द स्लोप इज ये माइनस फार्मूले वाला y इंटरसेप्ट इज डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट इज, अब ये नेगेटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल हो के आंसर क्या बनेगा 41/13। अब देखो स्लोप की वैल्यू भी आ गई आपके पास और y इंटरसेप्ट यहां पर गिवन है, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा y इज इक्वल टू 41/x प्लस 41, ये आपके पास आंसर था। ओके, अब सपोज अगर यहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी पूछ लेता आपसे, तो अब सिंपली क्या करना है हम लोगों ने 13 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को,
ये बात समझ आ रही है सब बच्चों को? ये इजी वे था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 13 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया आंसर क्या बनेगा? 13y इज इक्वल टू 41x प्लस 41 मल्टीप्लाइड बाय 13। रीअरेंज करें तो हम इसको क्या लिखेंगे? 41x माइनस 13y प्लस 533 भी कर सकते हैं इज इक्वल टू 0, या इज इक्वल टू माइनस 533। ये बात क्लियर? किसी को कोई डाउट? अब देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे कि हमारे पास देखें y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है 9, x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आ रही है 3। तो देखो स्लोप की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी? m इज इक्वल टू माइनस 9 बाय, एंड आंसर इज -3। तो -3 यहां से उठाया, 9 इधर से उठाया, ये जाके हमारे पास सोल्यूशन बन गया। गॉट इट? कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलें गुड, शाबाश। अब देखें आपके पास, मुझे क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके दें। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करके दें जल्दी से। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। सबसे पहला काम आपने क्या करना था, अब देखो आपने अपने आप को बस स्लो इंटरसेप्ट फॉर्म का जो आप लोगों को नॉलेज था ना, ये बस बहुत है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है। तो हमने सिंपली याद रखना है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। इन कैसे अगर फॉर्म ही पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। लेकिन जब बारी आएगी ना क्वेश्चन सॉल्व करने की, तो हम इसको प्रेफर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट्स की मदद से हम लोगों ने जाके स्लोप फाइंड कर लेना है। और वो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? m इज इक्वल टू माइनस y इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट। तो वैल्यू आ रही है -1 बाय, तो y इंटरसेप्ट यहाँ पे गिवन इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू -1 बाय 2 x प्लस 2। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। लेकिन अब अगर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन पूछ ले तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2y इज इक्वल टू -x प्लस 4। अच्छा अक्सर बच्चे यहां पे मिस्टेक कर देते हैं कि 2 को y के साथ तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कांस्टेंट के साथ करवाना भूल जाते हैं। तो भाई 2 ने कांस्टेंट के साथ भी मल्टीप्लाई होना है। ये 4 बन गया, इसको रीअरेंज किया तो आंसर क्या आएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये आपके पास आंसर बन गया। एनी डाउट? चलें गुड। अब आती हैं आपकी स्टडी टेक्स्ट की तरफ। भाई कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए थे जो टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक टॉपिक्स हम लोगों ने नहीं डिस्कस किए हुए, तो वो मैंने आप लोगों को स्किप करवा दिए थे। अच्छा इसमें अगर आप लोग देखें ना, तो भाई सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 1, ये मोस्टली बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी इशू आए। आप लोग ने अपने पास 2 पॉइंट्स नोट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पैरेलल लाइन इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन if first point straight line is, बल्कि एबीसी के साथ ही लिखने, स्ट्रेट लाइन इज horizontal and the second one is vertical. Standard form of equation if straight line is horizontal or vertical। देखिए इससे पहले जितनी भी हम लोग पढ़ते रहे ना जिसमें x एंड y दोनों वेरिएबल शामिल थे, तो वो स्ट्रेट लाइन या तो होगी अपवर्ड या होगी डाउनवर्ड। वो ना तो आपके पास होगी हॉरिजॉन्टल और ना होगी वर्टिकल, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आती है ना तो दोनों वेरिएबल नहीं यूज होते। जब आपके स्ट्रेट लाइन की टोटल 4 डायरेक्शन थी, आपको याद आया? चारों में से आप लोगों ने सबसे पहले अगर अपवर्ड होगी
एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल्स आएंगे, फिर क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा। अगर डाउनवर्ड होगी तब भी एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल्स आएंगे, लेकिन स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर दो डायरेक्शन हमारे पास बच गई कि या तो हमारे पास हमारी स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से मुराद पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि y रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बात याद आई? तो बस यही इसकी इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कि जहां पर भी आपको नजर आ जाए ना कि y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो समझ लेना कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसके स्लोप की वैल्यू 0 है। तो बेटा स्लोप की वैल्यू 0 है, m को जैसे ही 0 पुट करूंगा x से मल्टीप्लाई होकर 0 नहीं हो जाएगा, तो क्या लिखने की जरूरत है? तो इसलिए y इज इक्वल टू कांस्टेंट बन जाएगा। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? और ये कांस्टेंट ये अब डिपेंड करता है कि वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है। वो जहां पर भी y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी y की उस वैल्यू को हम लोग सामने लिख देंगे। सपोज हम लोगों ने यहां पर अपने पास एक बनाया हुआ कार्टेशियन प्लेन, अपने पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब वो स्ट्रेट लाइन गुजर रही है यहां से। अब देखिए, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन है? हाँ है। इसकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या बनेगी? तो जैसे ही हमने देखा हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या बनेगी? y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब क्वेश्चन आता है भाई कांस्टेंट की क्या वैल्यू है? भाई यहाँ पे देख लो y की क्या वैल्यू है, सपोज के 5 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 5। ये बस ये इसका आंसर आ गया। किसी को डाउट? सपोज कि ये इक्वेशन जहां से गुजर रही है, ये स्ट्रेट लाइन जहां से गुजर रही है, और ये मेरे पास पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। क्या आपको पता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे y की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं? तो अगर ये नेगेटिव है और ये 5 है, ये मेरे पास -10 है, ये -10 से गुजर रही है, तो अब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू -10 बन जाएगी। तो ये कांस्टेंट से मुराद कि वो y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो उसके कांस्टेंट की वैल्यू बन जाएगी। क्या आपने मेरी बात पिक की? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं कि अगर मेरे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस वर्टिकल हो, तो क्या आपको याद है कि हमने कहा था कि अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस वर्टिकल होंगी तो x की वैल्यू कांस्टेंट होती है, स्लोप इन्फिनिटी है, लेकिन x की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्या आपको याद नहीं है जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था वर्टिकल लाइंस के लिए? ये देखें, ये सबूत मैंने रखे हुए हैं। तो हमने कहा नहीं था कि x रिमेन्स कांस्टेंट इन अ वर्टिकल लाइन। तो अगर वर्टिकल लाइन है और x कांस्टेंट है तो भाई बता दो उसे कि भाई वर्टिकल लाइंस की स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हमारे पास बनेगी x इज इक्वल टू सी कांस्टेंट। अब ये डिपेंड करता है कि ये x को कहां पर इंटरसेक्ट करती है। जहां पर x को इंटरसेक्ट करेगी वही c की वैल्यू बन जाएगी। बात क्लियर हो गई? अब आ जाओ अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पे ना देखें, ये आपके पास एक्सिस हैं, यहां पर ये कंप्लीट, ये आपके एक्स एंड वाई एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। गॉट इट? उसके बाद उसने काफी सारी खिचड़ी बनाने की कोशिश की। उसने यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, ये वाली, कहता है ये यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट का क्या वैल्यूज गिवन है? 0 एंड 16, तो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट है 16। फिर वो कहता है एक और लाइन है जो, ये पॉइंट ए नाम दे दिया उसने, इस पॉइंट को उसने पॉइंट सी का नाम दे दिया। अच्छा, ए की वैल्यूज हमें नहीं बताई, लेकिन मुझे ना सी की वैल्यूज बता दी। कौन कौन सी? 0 एंड 6। मतलब यहाँ पर देखो y एक्सिस के ऊपर है तो y ने तो x ने तो 0 ही रहना है, लेकिन y की यहाँ पर क्या वैल्यू है? 6। आपसे पूछता है कि लाइन AC की इक्वेशन क्या होगी। अब अगर आप लोग गौर से देखें, ये है लाइन AC। ऐसा नहीं है जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप क्या होगा? 0 होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ओके, क्लियर हो गया सब बच्चों को?
अच्छा इसी तरह नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था। अच्छा ये देखें, बात सुनिए, बजाहिर अगर देखो ना तो ऐसा लग रहा है जैसे स्लोप की वैल्यू गिवन है, ग्रेडियंट मीन स्लोप, लेकिन साथ में क्या गिवन है, आपको लगा पॉइंट है, बेसिकली वाई इंटरसेप्ट नहीं है, तो सिर्फ घुमा रहा था आपको। और आप लोगों ने अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म भी यूज किया आंसर आ गया होगा। आपको नहीं लगता कि मेहनत ज्यादा की है आप लोगों ने? हालांकि हालांकि बहुत कम सी मेहनत पे आपको 2 नंबर मिल सकते थे यहाँ पर। कैसे? y इज इक्वल टू, अब देखिए ग्रेडियंट -2x + 5, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, तो जब पॉइंट आपके पास है ना उसको थोड़ा गौर से भी देख लिया करो कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y कोई ना कोई वैल्यू है, इसी को तो एक y इंटरसेप्ट कहते थे, जहां पर x की वैल्यू 0 हो। y इंटरसेप्ट को एक नए अंदाज से बता दिया, कहता है 0 और 5। ऑलराइट, आपने ऐसा नहीं किया होगा क्योंकि आप तो सो रहे थे। थर्ड पॉइंट में स्लोप बताना था। स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला अब हमारे पास क्या होता है, m इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय -4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा आपके पास आंसर। अब इस लाइन के अगर स्लोप की बात करें, देखिए भाई हमने स्लोप के लिए क्या फार्मूला कहा था, m इज इक्वल टू -a। अच्छा यहां पे देखो तो a की क्या वैल्यू मिल रही है, b की क्या वैल्यू मिल रही है, अच्छा c से अभी हमें कोई गर्ज नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले है या बाद में, उसकी जरूरत हमें पड़ती है इंटरसेप्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो जब इंटरसेप्ट की वैल्यू की जरूरत होगी तो हम 5 नहीं पिक करेंगे, हम -5 को जाके पिक करना है, इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे इसको रख रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पे देखो, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया -3/-, तो आंसर क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन का स्लोप बनेगा 3/4। और राइट, लेकिन उसने क्या कहा कि क्या इस इक्वेशन का स्लोप बताना है, उसने क्या कहा, तो हमने क्या कहा था कि परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप एक दूसरे के इनवर्स एंड, तो आंसर बनेगा हमारे पास -4/3। एनी डाउट? ऑल क्लियर? अच्छा फिर कहते हैं कि ये सब बच्चों को क्लियर हो गए ना, आपको क्लियर हो गए ना? अच्छा नेक्स्ट देखें, फिर कहते हैं भाई ये दो इक्वेशंस हैं और हमें फरमाएं कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नाइदर हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, किसी भी इक्वेशन उनके स्लोप से। तो फर्स्ट लाइन का अगर आप लोग स्लोप देखें तो आपको इसके स्लोप की क्या वैल्यू मिल रही है, सिंपल 3। ओके अच्छा कैसे, भाई +7 को दूसरी साइड पे लेके चले जाओ, -7 + 3x, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मौजूद है, तो x का कोफिशिएंट उठा के दे दो, स्लोप की वैल्यू बन गया। नहीं समझ आई ये बात? चलो बहुत मेहरबानी आप लोगों की। अच्छा दूसरी इक्वेशन का स्लोप हमारे पास क्या बनेगा, -1/, क्या इक्वल हैं, तो पैरेलल तो नहीं हो सकते। अच्छा तो क्या इनवर्स और रेसिप्रोकल हैं, तो परपेंडिकुलर हैं। गॉट इट? अगर ये भी ना होते तो नाइदर को टिक कर देते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज, अच्छा देखिए यहां पर क्वेश्चन को गौर से देखें, तो पहले क्या चीज पूछी गई, फिर क्या पूछा गया। तो आपने जब आंसर करना हो तो पहले जिस तरह से क्वेश्चन का सीक्वेंस होता है ना, आंसर का सीक्वेंस वही रखना है। मतलब एक आंसर मेरे पास आ रहा है 5 और 2, सपोज आपने 2 और 5 को नहीं टिक कर देना, तो आपने 5 और 2 ही बताना है उसे। अब यहां पर देखें, ये इक्वेशन गिवन है, ऑफ द इक्वेशन दिस, तो मैंने इसमें स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है, तो मैं क्या करूं, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, तो यहां पर मुझे स्लोप की क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, 3। तो पहले y इंटरसेप्ट पूछा गया था, तो y इंटरसेप्ट ऑफ 3 एंड द स्लोप ऑफ -4 एंड आंसर इज ABC। ओके ऑल क्लियर? क्लियर? अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। y इज इक्वल टू कांस्टेंट कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है, कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। शाबाश, तो क्या पूछा गया आपसे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल भी आ सकता था, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड हो सकता था, तो हम हॉरिजॉन्टल को टिक कर देते। उसने कहा किसके पैरेलल होती है, तो किसके पैरेलल होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है।
ऑलराइट। तो परपेंडिकुलर किसकी होती है? तो अगर यहाँ पे अगर पैरेलल की जगह पे परपेंडिकुलर होता तो हम किसको टिक कर देते? हम y से। अच्छा यहाँ पे अगर y की जगह पे होता x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू, तो ये बात जरूर देख लेना कि उसने आपसे क्वेश्चन क्या किया। अब क्वेश्चन एक जैसा ही है, एक वर्ड चेंज करते हैं ऑप्शन चेंज हो जाता है हमारा। ओके, आई होप कि ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। शाबाश, गुड। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया ये अप्रोक्सीमेट हमारा ना कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हो गया है। कोई एक दो पॉइंट ही रहते होंगे तो एमसीक्यूज के जरिए भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो आपने जरा अच्छे तरीके से इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ कर आना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।